गाइस, वेलकम टू होम साइंटिस्ट क्रिएटर। गाइस, आज हम लोग चैप्टर 13 करेंगे। तो हम लोगों ने चैप्टर 12 तक पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम लोग चैप्टर 13 करेंगे और ये चैप्टर का नेम है विकास, संचार तथा पत्रकारिता। तो इसके एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद 14 करेंगे। तो इन दोनों को करने के बाद हमारा जो एमसीक्यू वाला सेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग हर लेसन से जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे छाट के उनको सारे करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आए हुए भी टॉपिक है, तो उनको हम लोग फिर उसके बाद रिवीजन सीरीज़ में करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा। आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो इसका क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे हम लोग। तो जागरूकता के प्रसार के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो जागरूकता के प्रसार के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रभावी साधन है कौन कौन से हैं? रेडियो, टेलीविज़न, पत्रकारिता, इनमें से कोई नहीं। तो जागरूकता के प्रसार के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक प्रभावी साधन है? तो वो जो है रेडियो है। रेडियो सबसे प्रभावी साधन के अंतर्गत आता है। अगला है रेडियो कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस रूप में प्रसारित किए जाते हैं? तो किस रूप में प्रसारित किए जाएंगे? समाचार, साक्षात्कार, परिचर्चा, ये सभी। तो जो रेडियो कार्यक्रम होते हैं वो इन सभी के रूप में प्रसारित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है रेडियो पर जनसेवा उद्घोषणा सामान्यतः किस रूप में होती है? तुकबंदी के रूप में, गीतों के रूप में, गज़लों के रूप में, कविता के रूप में। तो वो तुकबंदी के रूप में होती है। और जो भी जनसेवा उद्घोषणा होती है वो तुकबंदी के रूप में होती है। जो भी सूचना भेजी जाती है उसमें क्या होता है? एक लयात्मकता का बोध होता है। अगला है जनसेवा उद्घोषणा सामान्यतः कितनी देर का संक्षिप्त संदेश होता है? तो ये 10 से 60 सेकंड का जो होता है एक संक्षिप्त संदेश होता है। इतने सेकंड में क्या होता है? अपने जो जनसेवा उद्घोषणा है वो उतनी सेकंड में हो जाती है, जो बहुत ही संक्षिप्त होती है। अगला है स्थानीय रेडियो समुदाय रेडियो का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो दूरदर्शन के द्वारा, आकाशवाणी के द्वारा, एफएम रेडियो के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो स्थानीय रेडियो समुदाय रेडियो का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? आकाशवाणी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है समुदाय रेडियो द्वारा प्रसारित कार्यक्रम किस भाषा में होता है? तो जो समुदाय होता है उसमें जो रेडियो द्वारा प्रसारित कार्यक्रम होते हैं वो किस भाषा में होते हैं? वहाँ की जो स्थानीय भाषा होती है उस भाषा में होते हैं। भारत ने अपने शिक्षा उपग्रह एडुसेट का प्रक्षेपण कब किया था? तो 24 जनवरी 2004, मार्च 2004, सितंबर 2004, सितंबर 2005। तो सितंबर 2004 में किया था एडुसेट का जो प्रक्षेपण है वो किया था। और एडुसेट एक एजुकेशन सैटेलाइट है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है छतेरा ग्राम परियोजना दिल्ली का प्रारंभ कब किया गया था? तो जो छतेरा ग्राम परियोजना है उसमें छतेरा ग्राम परियोजना का प्रारंभ कब किया गया था? वर्ष 1970 में, 1969 में, वर्ष 1980 में, 1990 में। कब किया गया था? वर्ष 1969 में किया गया था। अगला है विकास, संचार एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में सफल होने के लिए किस प्रकार का कौशल होना चाहिए? संज्ञानात्मक कौशल, सृजनात्मक, तकनीकी कौशल। तो जब तक ये सारे कौशल आपके अंदर नहीं होंगे तो आप संचार एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। तो आपको संचार के क्षेत्र में सफल होने के लिए इन सभी कौशलों का आपके अंदर होना बहुत ही आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है गाइस, इसके बाद ये जो चैप्टर 13 है विकास संचार वाला ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग चैप्टर करते हैं 14 निगमित संप्रेषण तथा जनसंपर्क। इसमें संप्रेषण के बारे में जानेंगे, संप्रेषण क्या होता है और संप्रेषण के दौरान हम जनता तक अपना संपर्क कैसे कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है टीवी, रेडियो तथा दैनिक समाचार पत्रों में समाचारों के अतिरिक्त अंत में किस विषय से संबंधित सूचनाएं छपती हैं? तो टीवी, रेडियो में किस विषय संबंधित सूचनाएं छपती? अंत में। पर्यावरण से, स्वास्थ्य से, उपयोग से, ये सभी से। तो इन सभी से संबंधित सूचनाएं छपती हैं। अगला क्वेश्चन है जनसंचार के माध्यम से प्रसारित खबरों में घटना से संबंधित क्या शामिल होता है? जानकारी, स्थान, समय, तिथि, ये सभी। तो जो घटना होती है उसके संबंध में ये सारी जानकारियाँ शामिल होती हैं, तो ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में लोग जानकारी प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से किस पर निर्भर रहते हैं? तो मीडिया पर, एक दूसरे पर, पुलिस प्रशासन पर, सूचना आयोग पर। ना एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और ना पुलिस प्रशासन पर। ये सब लोग क्या होते हैं? मीडिया पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि मीडिया एक जनसंचार का साधन है। अगला क्वेश्चन है
लोगों के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन में स्थायी रूप से सकारात्मक बदलाव लाना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? पत्रकारिता, संचार, विकास, मीडिया। तो ये क्या कहलाएगा? विकास कहलाता है। अगला क्वेश्चन है गाइस, अगला क्वेश्चन है विकास पत्रकारिता अपेक्षाकृत कैसी संकल्पना है? तो जो विकास पत्रकारिता है अपेक्षाकृत कैसी संकल्पना है? प्राचीन संकल्पना, नवीन संकल्पना, मध्यकालीन संकल्पना, इनमें से कोई नहीं। तो वो एक नवीन संकल्पना है। अगला क्वेश्चन है विकास पत्रकारिता की संकल्पना कब अस्तित्व में आई? तो वो कब आई थी अस्तित्व में? उपनिवेश काल के से पहले, उपनिवेश काल में, उपनिवेश काल के बाद, इनमें से कोई नहीं। तो उपनिवेश काल के बाद जो है वो अस्तित्व में आई थी। अगला क्वेश्चन है विकास संचार शब्द का प्रयोग सबसे पहले नोरा क्यूब्राल द्वारा कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1972 में, 1976 में, 1960 में, 1990 में। तो 1972 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या जनता में जागरूकता उत्पन्न करता है? क्या उत्पन्न करेगा जनता में जागरूकता? अभियान करेगा, खेल करेगी, ए बी दोनों करेगा, इनमें से कोई नहीं। तो अगर जनता तक हमें अपना कोई महत्वपूर्ण सूचना या संदेश पहुंचाना है, जनता को जागरूक करना है, तो उसके लिए कैंपेन, अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये जनता में जागरूकता उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है निगमित संप्रेषण किनके बीच संप्रेषण का सशक्त तथा प्रभावपूर्ण माध्यम है? तो किसके बीच होगा? किसके बीच है गाइस? कर्मचारियों के बीच, उपभोक्ताओं के बीच, नियोजकों के बीच, उपरोक्त सभी। तो इन सभी के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है संप्रेषण और व्यापार के विभिन्न घटकों में समन्वय की कमी से उत्पादकता में कमी होती है। किसकी कमी होगी? कमी होगी और वृद्धि होगी, अत्यधिक वृद्धि होगी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होती है? कमी होती है। अगला है निगमित संप्रेषण निम्नलिखित में से किसका निर्माण करता है? संस्था का, ब्रांड का, कंपनी का, संगठन का। तो एक ब्रांड का निर्माण करता है। अगला है निम्नलिखित में से किसी प्रतिष्ठा प्रबंधन की आवश्यकता होती है? निगमित संस्था को, संस्थान को, गैर सरकारी संगठन को, उपरोक्त सभी को। तो प्रतिष्ठा प्रबंधन की आवश्यकता इन सभी को होती है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के निगमित संप्रेषण का अत्यधिक प्रयोग होता है? किस प्रकार के होता है? आंतरिक संप्रेषण का, बाह्य संप्रेषण का, ए बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन दोनों प्रकार के संप्रेषण का, निगमित संप्रेषण का अत्यधिक प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है गाइस किसी संगठन की आंतरिक समस्याओं का मूल कारण क्या होता है? तो क्या होगा? अप्रभावी संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण, बाह्य संप्रेषण, ये सभी। तो अगर किसी संगठन के आंतरिक समस्याओं का मूल कारण जानना है तो वो अप्रभावी संप्रेषण होता है। आंतरिक संप्रेषण निम्न में से किस प्रकार का हो सकता है? ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, विकर्ष, संगठन के ढांचे के आर पार, ये सभी। तो इन सभी प्रकार का होता है। ऊर्ध्वाधर क्या होता है? जो सीधा संप्रेषण होता है, सीधा कोई ऊपर से नीचे तक अपनी बात पहुंचाना जैसे एक बॉस क्या करेगा? अपनी बात को कर्मचारियों तक, प्यून तक पहुंचाने के लिए क्या करेगा? अपने मैनेजर को बताएगा, मैनेजर वहाँ के वर्कर्स को बताएंगे, वर्कर्स से वो बात कहाँ तक जाएगी? प्यून तक जाएगी। तो ये होता है ऊर्ध्वाधर। या फिर प्यून को कोई अपनी बात कहनी है तो वो पहले इस वाले स्टेप पे जाएगा, फिर इस वाले, फिर इस वाले पे, तब जाके वो वहाँ के कंपनी तक, कंपनी के जो मालिक है उस तक पहुँचेगा। और क्षैतिज होता है जो इस तरीके से होता है, एक कंपनी का मालिक दूसरी कंपनी के मालिक से जब बात करेगा, संप्रेषण करेगा, तो वो क्षैतिज होता है। और डायगोनल क्या होता है? विकर्ष जिसको बोला गया। तो विकर्ष का मतलब होता है त्रिज्या या तिरछा कम्युनिकेशन। जब एक कंपनी का प्यून क्या करेगा? दूसरी कंपनी के मालिक से बात करेगा, तो वो कैसा होगा? त्रिज्या, क्योंकि दोनों का जो लेवल है, जो पोस्ट है, वो बिल्कुल क्या है? एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं है और उसमें बहुत ही डिफरेंस है। तो ये होता है त्रिज्या कम्युनिकेशन। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगला है संदेश संप्रेषित करने के लिए निम्न में से किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाएगा? लिखित का, मौखिक का, ए बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग अपने संदेश को बताने के लिए। किस प्रकार का संप्रेषण जनता के साथ अच्छे संबंध को प्रोत्साहित करता है? आंतरिक, क्षैतिज, बाह्य संप्रेषण, विकर्ण संप्रेषण। तो बाह्य संप्रेषण, जब बाह्य संप्रेषण होगा तो जनता से हमें बात करनी है ना, तो हमें बाह्य संप्रेषण का प्रयोग करना पड़ेगा और बाह्य संप्रेषण से संबंधित जितने भी उपकरण होते हैं उनका प्रयोग करना पड़ेगा। अगला है संप्रेषण को किस प्रकार का होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? संक्षिप्त, मूर्त, स्पष्ट, ये सभी।
तो इन सभी ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। और संप्रेषण के 7C है वो आप लोग जरूर याद करिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एग्ज़ाम में आएंगी ही। तो उन 7C में से ही कुछ जो है यहाँ पे दे दिए गए हैं। संप्रेषण हमेशा संक्षिप्त, मूर्त, स्पष्ट होना चाहिए। तो ये 3 दिए हैं और जो 7 है 3 है और 4 बाकी आप लोग पढ़ेंगे उनको और 7 बताएंगे कौन कौन से हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक काम है। अगला है, निम्न में से कौन सा जनसंपर्क का प्रकार है? जनसंपर्क, नीति, प्रचार करना, प्रकाशन करना, ये सभी। तो ये सभी क्या है? जनसंपर्क मतलब जनता से संपर्क करने के प्रकार हैं। अगला है, ऑर्थर पेज द्वारा जनसंपर्क के कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है? 7 सिद्धांतों का, 5 का, 11 का, 3 सिद्धांतों का। तो 7 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। किसी संगठन के प्रति जनता की धारणा 90% किससे बनती है? संगठन के प्रचार से, संगठन के नाम से, संगठन के काम से, संगठन के कर्मचारियों से। तो संगठन के काम से क्या होती है? किसी संगठन के काम से जनता की जो 90% धारणा है वो बनती है। अगला है, निम्न में से कौन सा श्रवण कौशल का भाग है? तो कौन सा हो जाएगा? सुनना, समझना, प्रतिक्रिया, ये तीनों हो जाएंगे। ये तीनों श्रवण कौशल के भाग होते हैं। और एक जो संचारक होता है, जो संचार करता है, उसके अंदर ये कौशल होना बहुत ज़रूरी है। अगला है, संगठन के भीतर सामाजिक संप्रेषण एवं वार्तालाप की योग्यता कहलाता है। क्या कहलाएगा? अंतर्व्यक्ति कौशल, समझौते का कौशल, प्रस्तुतिकरण, तालमेल। तो वो अंतर्व्यक्ति कौशल कहलाएगा। अगर एक संगठन दूसरे संगठन के भीतर सामाजिक संप्रेषण हो रहा है, तो जब संगठन के अंदर कोई चीज़ बातचीत हो रही है तो वो अंतर्व्यक्ति कौशल के अंतर आएगा। और अगर वही संचार संगठन के बाहर हो रहा होगा तो वो क्या आएगा? अंतर्व्यक्ति संचार के अंतर्गत आएगा। अगला है, संप्रेषण का कितना प्रतिशत भाग हमारे भाव, भंगिमा तथा बात करने के तरीके से संप्रेषित होता है? तो वो 93% भाग जो है हमारे भाव, भंगिमा तथा बात करने के तरीके से संप्रेषित होता है। और 90% जो होता है वो काम से होता है। तो आप लोग ये प्रतिशत वाला जो रेशियो है ज़रूर याद रखिएगा। अगला है, वह परिस्थिति जिससे दबाव तथा चिंता उत्पन्न होती है क्या कहलाएगी? तो वो तनाव कहलाती है। तनाव से क्या होता है? दबाव और चिंता उत्पन्न होती है। तो इसमें तनाव वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारी जितनी MCQ क्वेश्चन वाली सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, तो इसको भी देख लेते हैं गाइस। निम्न में क्या सिद्धांतों, प्रचालनों, कौशलों, साधनों तथा कार्य करने के तरीकों का समूह है? तो समय प्रबंधन, तनाव प्रबंधन, शिष्टाचार, उच्चारण, निष्प्रभावन। तो जो समय प्रबंधन होता है वो प्रचालनों, कौशलों, साधनों तथा कार्य करने के तरीकों का समूह होता है। तो गाइस, आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और इस तरीके से आप लोगों की जो रिवीजन MCQ वाली जो क्लास थी वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे? चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जितने इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके पर चैप्टर में, उनको क्या है सीरियल से डिस्कस करते चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपके एग्ज़ाम के आने से पहले तक हम लोग पूरा रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे और सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। और आप लोग घबराइएगा मत, इतने सरल शब्दों में हम लोग समझेंगे कि आप लोगों को वो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।